नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इससे आज हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज दरअसल विषय बहुत गंभीर है। दुष्कर्म के शिकार लड़की और उसके परिजनों की पहचान अपने आप में वाकई बहुत संवेदनशील मसला है। आज हम इसी कानूनी पहलू पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। दरअसल बलात्कार की शिकार लड़की या महिला का नाम प्रकाशित करने और उसके नाम को ज्ञात बनाने से संबंधित कोई अन्य मामला आईपीसी की धारा 228A के तहत अपराध है। आईपीसी की धारा 376, 376A, 376B, 376C, 376D और 376G के तहत केस की पीड़िता का नाम प्रिंट या पब्लिश करने या 2 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। और ऐसे में आपको बता दें कि इस तरह की सजा तो मिल ही सकती है। साथ ही कानून के तहत बलात्कार पीड़िता के निवास, परिजनों, दोस्तों, विश्वविद्यालय या उससे जुड़े अन्य विवरण को भी उजागर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में बलात्कार पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने के लिए कानून में बदलाव की जरूरत है। आखिर पीड़ित या परिजनों की पहचान सार्वजनिक करने पर कानून क्या कहता है, किन हालातों में पहचान बताई जा सकती है। ये तो थी रेप पीड़िता से पहचान से जुड़ी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ कानूनी विश्लेषक डॉक्टर स्वाति जिंदल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति जिंदल गर्ग जी, आपका बहुत स्वागत है। आप रेप पीड़िता से पहचान से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी हमें देंगी। और अगर आपका भी कोई सवाल है, कोई विषय ऐसा, मतलब आप किसी भी विषय पर या किसी भी सवाल के साथ हमें कॉल कर सकते हैं। आप फोन करके कानूनी सहायता ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार फिर से विषय आपको बता देते हैं, विषय क्या है और हमारे नंबर्स क्या है, ये भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर बहुत जल्द दिखा देते हैं कि हमारा विषय क्या है। विषय यही है कि रेप पीड़िता की पहचान से जुड़ी अगर आप भी कोई भी कानूनी सहायता, कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुली हुई हैं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं। और नंबर से एक बार आपको बता देती हैं, 7065013841 ये नंबर हमारा है। और दूसरा नंबर हमारा है 8377009636। इन दोनों ही नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। और आपको बता दें कि दरअसल ये विषय तो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। और स्वाति जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति जी, मैं आपसे दरअसल समझना चाहूंगी, कानून रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने से क्यों रोकता है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए नेहा जी, कानून रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने से इसलिए रोकता है क्योंकि देखिए, भारत जैसे देश जी। जहाँ रेप पीड़िता एक विक्टिम हो, हम्म। वहीं दूसरी ओर उसको कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी कसूरवार ठहराती है। उसको एक तरीके से इस सोसाइटी से अलग थलग कर दिया जाता है। उसको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर वो कल को कोई जॉब चाहती है या उसकी अगर वो चाहती है उसकी शादी हो जाए, उसको सोसाइटी में वापस मिंगल नहीं करने दिया जाता है। या तो ऑन द वन हैंड, या तो उसको एक दयनीय स्थिति में रखकर उसके ऊपर दया दिखाई जाती है, या कहीं ना कहीं उसको दोषी ठहराया जाता है। हम वी कम अक्रॉस ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं न्यूज़पेपर में, या पॉलिटिशियंस भी ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि द वुमन वाज आस्किंग फॉर इट, यानी कि वो रात को क्यों बाहर निकली जो उसके साथ ऐसा हुआ, उसने छोटे कपड़े क्यों पहन रखे थे जो उसके साथ ऐसा हुआ। कहीं ना कहीं हो सकता है उसने रेप करने वाले परपेट्रेटर को इनवाइट किया, इसीलिए उसके साथ बुरा हुआ। तो कहीं ना कहीं जो भी रेप पीड़िता होती है, उसके साथ उसके साथ खड़े होकर उसकी न्याय के लिए मांग करने की जगह सारी सोसाइटी उसको दोषी ठहराने लगती है। इसीलिए कानून में ऐसे कई प्रावधान किए हैं अलग अलग एक्ट में, जहां पर ये कहा गया है कि किसी भी रेप पीड़िता की जो पहचान है, चाहे वो पहचान डायरेक्ट हो जैसे उसका नाम, उसका पता, या इनडायरेक्ट हो जैसे किसी ना किसी तरह आप हो सकता है उसके स्कूल का नाम, उसके कॉलेज का नाम, उसके पेरेंट्स का नाम उजागर कर दें, जिससे इनडायरेक्टली उसकी पहचान उजागर होती है। तो इन दोनों की कानून ने बहुत बड़े प्रावधान बनाए हुए हैं कि ये चीजें करना कानूनी नहीं। और जो भी ये चीजें करता है, जो भी किसी रेप पीड़िता का पहचान या जिससे उसकी निजता पे ठेस पहुंचे, उसकी निजता का हनन हो, जो भी ऐसा करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और
सजा के प्रावधान, फाइन के प्रावधान दोनों ही हैं, आईपीसी में भी हैं, पॉस्को में भी हैं। तो इसीलिए कानून ने ये प्रावधान निकाले हैं कि किसी भी रेप पीड़िता को जिसके साथ ऑलरेडी इतना खराब हो चुका है और वो आगे सफर ना करे, बिल्कुल वो डिस्क्लोज ना करी जाए। जी जी जी। स्वाति जी, अगर पीड़िता की मृत्यु हो गई हो, उसमें भी क्या नाम का खुलासा नहीं कर सकते हैं या फिर उसकी पहचान का खुलासा नहीं कर सकते हैं? देखिए 2018 में नेहा जी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, निपुण सक्सेना जजमेंट जिसे हम कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये कहा है कि अगर पीड़िता की मृत्यु भी हो गई है तो भी हम उसकी पहचान जाहिर नहीं करेंगे। कोर्ट कहती है कि देखिए मरे हुए की भी एक डिग्निटी होती है, एक इज्जत होती है। अगर एक पीड़िता मर गई है उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी पहचान उजागर कर दें। हम उसको, चाहे हमारा कोई भी कारण हो वो पहचान उजागर करने का, हम अवेयरनेस लाना चाहते हैं सोसाइटी में। हम उस पीड़िता को एक विक्टिम बनाकर, जिस तरह निर्भया को देश की बेटी कहकर हम विक्टिम की एक पहचान बनाना चाहते थे, हम उसको एक सिंबल बनाना चाहते थे कि दूसरे लोगों को भी सबक मिलेगा या दूसरे लोगों को ताकत मिलेगी कि वो भी अपने कॉज के लिए आगे लड़ें, चाहे कोई भी कारण हो। कानून ने कहा है कि मरने के बाद भी उसकी पहचान उजागर नहीं हो सकती, और अगर ये पहचान बहुत जरूरी है किसी भी कानूनी कारण के कारण कि हमें उस पहचान को उजागर करना है, तो उसके लिए हमें अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन जो है, जो कि अगर वो अडल्ट है तो सेशन कोर्ट, अगर वो माइनर है तो स्पेशल कोर्ट, वहां से एप्लीकेशन डालकर हमको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और वो परमिशन अगर हमारी अलाउ हो जाए तभी हम उस पीड़िता की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर सकते हैं। जी स्वाति जी, आईपीसी और पॉस्को कानून में रेप पीड़िता की पहचान उजागर नहीं करने के क्या कुछ प्रावधान है? देखिए अगर हम नेहा जी आईपीसी से शुरुआत करते हैं तो सेक्शन 228A जो कि एक सेक्शन है, वो ये कहता है कि चाहे अडल्ट हो चाहे माइनर हो, किसी भी रेप पीड़िता की, जो कि 376 के वेरियस प्रोविजंस हैं, ABCD जैसे आपने बताया था शुरू में, अगर वो पीड़िता है रेप की तो उसकी पहचान उजागर नहीं होगी। और अगर जिसने भी उसकी पहचान उजागर करी है तो बहुत स्ट्रिक्ट उसमें सजा है, जो कि 2 साल तक की हो सकती है, उसके साथ फाइन या दोनों। वहीं अगर हम पॉस्को एक्ट में आते हैं तो पॉस्को में सेक्शन 23 है, जो ये कहता है कि जो भी ऐसा बच्चा जिससे उसकी प्राइवेसी या डिग्निटी हार्म होती है, अगर आप उस बच्चे की जानकारी या उसकी आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, चाहे अपने मीडिया में, किसी सोशल वेबसाइट पर किसी भी तरीके से पब्लिश करी है अगर उस बच्चे की आइडेंटिटी, तो उसके लिए भी स्ट्रिक्ट प्रावधान है। कानून कहता है कि 6 महीने से लेके 1 साल तक की सजा या फाइन या दोनों हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति को जो उस बच्चे की आइडेंटिटी। चलिए स्वाति जी, हमारे साथ इस वक्त एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, सुनील कुमार जी हमारे साथ हैं। इनका प्रॉपर्टी से संबंधित एक सवाल है। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल करिए। सर जी, हमारी पत्नी ने कहा को एक मुकदमा झूठा डाला, 498A 323 और एक मुकदमा झांसी जगह लगाओ 125 का। अब साहब इसमें एक ही जगह चले जी मुकदमा के अलग अलग तो झूठे मुकदमा है जी। हम रखना चाहते हैं, बुलाना नहीं चाहते। क्या क्या प्रावधान बताया आपने? कौन कौन सी धाराओं के तहत बताया, एक बार बता दीजिए। 125A और सुनील कुमार, ग्राम संतपुरा, जिला झांसी। सर कौन सा केस डाल रखा है, एक बार फिर से बताइए। 125 498A का और 125 का झांसी किया है और 498 का मौलानी। 498 हाँ, आपके खिलाफ डाउरी मांगने का, दहेज का और मेंटेनेंस का उन्होंने केस डाल रखा है। देखिए ये केस झूठा है या सच्चा है ये तो वो कानून डिसाइड करेगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। जो भी आपने अपने डिफेंस में आपने अपने फेवर की जो भी बात कहनी है आप कोर्ट के सामने रखिए। 125 का अगर उन्होंने केस डाल रखा है तो वो आपसे भत्ता मांग रही है, महीने का खर्चा। 498A का केस अगर उन्होंने डाल रखा है तो इसका मतलब वो आपने आपकी तरफ से या आपके परिवारजनों की तरफ से कोई भी डाउरी की मांग के खिलाफ, और वो उसके खिलाफ आपके सामने आई है और इसमें भी सजा का प्रावधान है। तो आप अपना कोर्ट के सामने अपने हक में जो भी आपके पास डिफेंस है वो आप पेश करिए, और आप चाहें तो इन सारे केसेस को आप एक साथ भी रख सकते हैं, उसका भी प्रावधान है। एक एप्लीकेशन लगाइए हायर कोर्ट में और ये सारे केसेस आपके इकट्ठे होकर एक जगह से सॉर्ट आउट होते हैं।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर अपने कानूनी सलाह लेकर आप अपने आगे का रास्ता तय कर पाएंगे। एक बार फिर से हम उसी टॉपिक पे आते हैं जिस विषय पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं स्वाति जी। आईपीसी और पॉक्सो में कितनी सजा का प्रावधान है, कितना जुर्माने का प्रावधान है, ये भी एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए, आईपीसी में नेहा जी अप टू 2 इयर्स जिसे कहते हैं सजा, अगर किसी भी रेप पीड़िता की अगर हम बात करें, अगर उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है जिसे हम उसकी निष्ठा का हनन मानेंगे, तो इसमें चाहे वो आइडेंटिटी डायरेक्ट डिस्क्लोज हो रही है या इनडायरेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक केस था, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का यहाँ पर। उसमें क्या हुआ था कि एक बच्ची थी जिसका रेप हुआ था। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया जो ये बोला कि इस स्टेट का नाम लेते हुए टॉपर का रेप हुआ है, और उसकी उन्होंने डायरेक्टली नाम लेके आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करी, बट क्योंकि उन्होंने स्टेट का भी नाम लिया था और ये बात भी कही थी कि वो स्टेट की टॉपर है, तो जाहिर सी बात है आपको सिर्फ एक सर्च करनी है कंप्यूटर पे, आपको पता लग जाएगा कि उस स्टेट की टॉपर कौन है। इस तरीके से इनडायरेक्टली उस न्यूज़पेपर ने उस पीड़िता की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करी गई थी, तो कानून ने कहा था कि ये बिल्कुल गलत है और इसकी जो लायबिलिटी थी वो न्यूज़पेपर के ऊपर आई। तो अगर आप किसी भी तरह इस तरह आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हैं तो उसमें अप टू 2 इयर्स 2 साल की सजा का प्रावधान है और फाइन का भी प्रावधान है आईपीसी। बिल्कुल, तो 2 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है। स्वाति जी से बातचीत लगातार जारी रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, संवेदनशील विषय है। आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन और आज का हमारा विषय है कि नाबालिग जिसकी रेप हो जाती है उसकी पहचान उजागर करना कितना अपराध है और उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है। इस पर बातचीत लगातार स्वाति जी से जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ भगवत लाल जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। भगवत जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैडम जी, मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने शादी किया था तो हमारा डिस्कस हुआ था कि भाई कुछ कि भाई जो बात हुई कि फोन नहीं रखूंगी या कुछ गैर संबंध है तो मैं छोड़ दूंगी, ऐसा सब उसने मेरे को वादा किया था। तो आने के बाद में मैडम जी सब चीज वो सब उल्टा ही कर रही है, फोन भी लेके आ गई शादी होने के बाद में, और किसी अन्य के साथ में ऐसा संबंध बना के ऐसा अभी सब उल्टा काम ही कर रही है मैडम। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं, क्या सवाल आपका है जिसका जवाब आप चाहते हैं? अभी मैडम जी मुझे एक तो अभी मेरे को तलाक चाहिए था, क्योंकि वो अभी मेरी चीज में एग्री नहीं है किसी चीज में। ठीक है, स्वाति जी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप उनसे अलग होना चाहते हैं, ये तलाक लेना चाहते हैं, इनका कहना है ये। अगर आप उनसे तलाक लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि अगर उनके किसी और से संबंध है तो आपके पास प्रोविजन है हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13, इसके अंडर आप डिवोर्स की पिटिशन डालिए और उसमें आप क्रूअल्टी जिसे कहते हैं ग्राउंड दिया है कानून ने आपको, क्योंकि किसी और से संबंध बनाना अपने पति के होते हुए ये एक क्रूअल्टी है। इस ग्राउंड के अंडर आपको जरूर तलाक मिलेगा अगर आपने जो भी सबूत हैं आपके पास ये दिखाते हैं जो कि आपकी पत्नी के किसी और आदमी के साथ संबंध है, वो लगाइए और डिवोर्स की आप तलाक की मांग कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपको अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। स्वाति जी, क्योंकि आज हम जो विषय पर बात कर रहे हैं उससे हटकर थोड़ी सी कॉल थी, लेकिन अब विषय पे एक बार फिर से लौटते हैं। क्या बलात्कार की शिकार किसी नाबालिग की पहचान उसके माता पिता की सहमति से उजागर की जा सकती है? जैसा कि हमने निर्भया केस में भी देखा कि उसके जो माता पिता हैं उनकी भी तस्वीरें हम टीवी पे दिखाई जा रही थी, सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही थी। इसकी क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में भी बताएं। देखिए नेहा जी, ये बहुत जरूरी आपने क्वेश्चन करा कि अगर एक पीड़िता की मृत्यु हो गई तो क्या उसकी मृत्यु के बाद उसके माँ बाप उसकी पहचान उजागर कर सकते हैं? इस पर्टिकुलर पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैंने आपको बताया था, निपुण सक्सेना का केस है, उस केस में कोर्ट ने बहुत ही इसको डिटेल में डील किया है इस पॉइंट को। कोर्ट का कहना ये है कि कई बार ऐसा होता है कि पीड़िता की मृत्यु होने के बाद जो उसके परिवारजन है, जो सबसे क्लोज हैं उसके, जिसे कहते हैं नेक्स्ट ऑफ किन, हो सकता है कि उनकी जो मेंटालिटी हो या जो उनके ग्राउंड्स हो वो मैच ना खाते हो पीड़िता से। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल होगा कि उन जो वो बात कहते हैं वो सही तौर पे वो पीड़िता के हक में है या नहीं है। हो सकता है वो किसी पैसे के लालच में आके, या हो सकता है वो इस पॉइंट पे के
कोई मीडिया हाउस कह दे कि हम आपकी किताब लिखेंगे, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हम आपके ऊपर एक पिक्चर बनाएंगे, जी। किसी भी कारण के लालच में आकर हो सकता है वो उसकी पहचान डिस्क्लोज करें। इसीलिए कानून ने प्रावधान किया है कि नेक्स्ट ऑफ किन भी अगर मृत्यु हो भी जाती है पीड़िता की, तो नेक्स्ट ऑफ किन के पास ये राइट नहीं है कि वो उसकी पहचान उजागर करे। अगर उनको करनी है, कोई बहुत जरूरी चीज है ऐसी, या वो पीड़िता के हक में होगी पहचान उजागर करना, तो उसके लिए उनको परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से। अगर तो वो अडल्ट है तो वो कोर्ट होगा हमारा सत्र न्यायालय, जो कि सेशन कोर्ट जिसे हम कहते हैं जी। और अगर वो एक माइनर है जिसे कहते हैं कि पॉस्को एक्ट के अंडर अगर वो है, तो फिर स्पेशल कोर्ट जो पॉस्को कोर्ट्स बनाए हुए हैं कानून में, तो वहां से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, और अगर वो एप्लीकेशन पास होती है, अलाउ होती है, तभी वो पहचान उजागर करते हैं। जी जी जी। स्वाति जी, रेप पीड़िता की पहचान पर मीडिया रिपोर्टिंग के संदर्भ में क्या कुछ प्रावधान है, ये भी हमें बताइए। देखिए, रिपोर्टिंग कानून ये कहता है कि ये रिपोर्टिंग पूरी तरह बैन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर केस में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किए, वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। मीडिया को इतनी छूट है, बट एविडेंस क्या था, विटनेस ने क्या कहा, पीड़िता ने क्या कहा, ये चीजें आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इसकी परमिशन कानून नहीं देता है। यहाँ तक कि कानून ये भी कहता है कि अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट है, अगर वो रिपोर्ट हो रही है, तो उसमें से भी ये प्रावधान है कि पीड़िता का नाम हटा दिया जाए। ठीक है। स्वाति जी, क्या एफआईआर की कॉपी जिसमें रेप पीड़िता का नाम है उसे सार्वजनिक किया जा सकता है या फिर मीडिया में दिखाया जा सकता है? स्पेसिफिकली नेहा जी, ये स्पेसिफिकली बैन है कि एफआईआर की कॉपी या जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो लगता है कि पीड़िता का नाम डिस्क्लोज करेंगे, उसमें से पीड़िता का नाम हटा दिया जाता है और पब्लिक डोमेन में वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए जाते। जी 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 जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका स्वाति जी, आपने बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से इस बारे में हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों को जानकारी दी कि आखिर इसके अंदर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। बहरहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।